Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. अंग्रेजी के महान कवि थॉमस स्टर्न्स इलियट, उनकी एक कविता है द वेस्टलैंड। इसका एक हिस्सा है, उसका आप तर्जुमा सुनिए। अप्रैल साल का सबसे क्रूर महीना है। इसमें बेजान मिट्टी से सुगंधित फूल पैदा हो जाते हैं, यादें और ख्वाहिशें लौट आती हैं। बसंत की बरसात ठूंठ पड़ी जड़ों को हरा कर देती है। पूछने वालों ने पूछा कि इलियट बसंत के मौसम को क्रूर क्यों बता रहे हैं। किसी ने व्याख्या में कहा कि इलियट रूपक में बात कर रहे थे। उनका मतलब ये था कि अप्रैल से कुछ सबसे हसीन और सबसे बुरी यादें जुड़ी हैं और उनका लौटना दर्दनाक होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज के दिन ये रूपक पूर्वोत्तर अफ्रीका के देश सूडान पर एकदम फिट बैठता है। वो 2019 का साल था जब 11 अप्रैल की तारीख को आम जनता और सेना ने मिलकर तानाशाह राष्ट्रपति उमर अल बशीर को कुर्सी से उतार दिया था। तब उम्मीद जताई गई थी कि देश में लोकतंत्र की वापसी होगी, सबको समान अधिकार मिलेंगे, देश में तरक्की आएगी। कट टू 2023, महीना भी अप्रैल का है और पिछले कई दिनों से देश में सेना के दो धड़े आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आसमान में फाइटर जेट्स और सड़कों पर टैंकों का कब्जा है। अब तक की हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। सूडान की राजधानी खार्तूम में भारत के दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से घरों के अंदर रहने की अपील की है और ज़रूरी सामान और दस्तावेज साथ में रखने को भी कहा गया है। इसके अलावा सूडान पर दुनिया के कई बड़े देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी नज़र बनी है। दुनिया के कई हिस्सों में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है और आशंका है कि अगर सूडान के टकराव को जल्द नहीं रोका गया तो ये अगला सीरिया या यमन बन सकता है। तो आज के शो में हम जानेंगे सूडान में सेना आपस में क्यों लड़ रही है, इस टकराव के मुख्य किरदार कौन हैं, रूस और अमेरिका की इसमें क्या भूमिका है, इस देश का लोकतंत्र का इतिहास क्या है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी सूडान के संकट की। सूडान के साथ संकट का जुड़ाव चिरस्थायी रहा है और इसका एक सिरा इतिहास से जुड़ा है तो दूसरा भूगोल से। इतिहास आगे बताएंगे, पहले भूगोल समझते हैं। नक्शा देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वोत्तर वाला हिस्सा, इसका पूर्वी किनारा रेड सी यानी लाल सागर से मिलता है। लाल सागर के पूरब की तरफ सऊदी अरब और यमन जैसे देश, रेड सी के पश्चिम में सूडान है। उसके पड़ोस में भी देखिए कौन से देश हैं। ज़्यादातर देश जो हैं वो अराजकता और अस्थिरता का सामना कर रहे हैं या कर चुके हैं। मसलन इजिप्ट, यहाँ अरब स्प्रिंग के दौरान हुस्नी मुबारक की कुर्सी गई। इसके बाद कई वर्षों तक मुस्लिम ब्रदरहुड और सेना के बीच तकरार चली। मौजूदा वक्त में एक पूर्व सैन्य जनरल अब्देल फतेह अल सीसी सरकार चला रहे हैं। उनके ऊपर विरोधियों को दबाने के आरोप लगते हैं। ये तो एक देश की बात हुई। दूसरा पड़ोसी है लीबिया। वहाँ भी 2011 में अरब क्रांति हुई। मुअम्मार गद्दाफी को हटाने के बाद लीबिया सिविल वॉर में उलझ गया और आज तक एक स्थायी और सर्वमान्य सरकार की स्थापना नहीं हुई। फिर आता है चाड, जहाँ अप्रैल 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति इदरिस डेबी की हत्या हो गई। फिर उनके बेटे ने कुर्सी हत्या ली, कहा कि 2022 में चुनाव कराऊंगा, पर अब तक यहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं। एरिट्रिया और इथियोपिया, ये भी बगल में पड़ते हैं। यहाँ पर नवंबर 2020 से सिविल वॉर चल रहा है। ये सिविल वॉर उस वक्त शुरू हुआ जब इथियोपिया की सेना ने टिग्रे प्रांत पर हमला किया था। नवंबर 2022 में युद्ध विराम हो गया, लेकिन विस्थापन, भुखमरी और पलायन जैसी समस्याएं मौजूद हैं। ये ऊपर के, उत्तर के, पश्चिम के, पूरब के देश हुए, लेकिन उत्तर, पूर्व और पश्चिम के अलावा दक्षिण का क्या हाल है? दक्षिण में पहला देश है जो साथ में एक नाम साझा करता है, साउथ सूडान। ये एक अलग देश है। इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी CAR है। साउथ सूडान दुनिया का नया नवेला देश है। 2011 में सूडान से अलग होकर बना। साउथ सूडान और CAR में भी हालात खराब हैं। आपने पड़ोसियों का परिचय जान लिया। इसका मकसद ये बताना था कि सूडान हर तरफ चुनौतियों से घिरा है और उसे इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई विस्थापितों की बाढ़ एक तरफ से आती है तो दूसरी तरफ से दूसरे देशों के विद्रोही गुट सीमाई इलाकों में शरण लेते हैं। इसके अलावा कई मौक़ों पर सूडानी आर्मी भी पड़ोसी देशों में फैली अराजकता की हिस्सेदार होती है और उसी रास्ते से हिंसा उनके घर तक भी पहुंची है। हालांकि सूडान के हालिया हालात के लिए केवल उसके पड़ोसी जिम्मेदार नहीं है, उसका अपना इतिहास भी कम रक्त रंजित नहीं है। क्या है इतिहास? पन्ने पलटते हैं। सूडान 1 जनवरी 1956 को आज़ाद हुआ था। उससे पहले 57 साल तक
यहाँ पर ब्रिटेन और इजिप्ट, जिसे हम हिंदी में मिस्र कहते हैं, इन्होंने मिलकर शासन चलाया था। आज़ादी के समय लोकतंत्र वाले सिस्टम पर सहमति बनी, पर शुरू में ही इसमें पेच फंस गया। पहले चुनाव में देरी हुई। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद चुनाव हुए, गठबंधन सरकार बनी, पीएम का पद मिला अब्दुल्ला खलील को। उसी समय साउथ सूडान में विद्रोह की आवाजें उठने लगी और जल्द ही ये सिविल वॉर में तब्दील हो गया। राजनीतिक संकट बढ़ा तो प्रधानमंत्री खलील ने सेना से हाथ मिला लिया, पर सेना ने उन्हीं की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। फिर 6 बरस तक 1958 से 1964 तक सैन्य शासन चला। इसके बाद सूडान में लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू हुए। सेना को चुनाव के लिए रास्ता बताना पड़ा। चुनाव हुए, 5 बरस तक लोकतंत्र रहा, पर यह सरकार भी बुनियादी मुद्दों पर फिसड्डी साबित हुई। सेना ने फिर फायदा उठाया और 25 मई 1969 को आर्मी अफसर जफर अल निमेरी ने एक बार फिर लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। निमेरी अगले 16 साल तक अपने फौजी बूट के तले सरकार चलाता रहा। उसका सबसे विवादित काम था हसन अल तुराबी को अटॉर्नी जनरल बनाना। ये कौन किरदार है? तुराबी को सूडान के सबसे बड़े इस्लामिक नेताओं में गिना जाता था। 1983 में तुराबी के कहने पर निमेरी ने देश भर में शरिया कानून भी लागू कर दिया। छोटी छोटी गलतियों पर हाथ काटे जाने लगे, अवैध संबंधों पर पत्थर मारकर हत्या होती, शराब पर प्रतिबंध लगता। इस तरह के कानून पूरे सूडान में लागू किए गए तुराबी के कहने पर। साउथ सूडान, इसकी ऑटोनॉमी को भी खत्म कर दिया गया, जबकि ये 1972 के आदिस अबाबा समझौते का उल्लंघन था। शरिया लॉ से साउथ सूडान के ईसाई भी नाराज थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सूडान में एक बार फिर से सिविल वॉर शुरू हो चुका था। ये जफर निमेरी के लिए दोहरा झटका था, क्योंकि सूडान आर्थिक मोर्चे पर पहले से पस्त हो रहा था। सिविल वॉर ने हालात और खराब किए। फिर 1985 में निमेरी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। सेना ने आनन फानन में निमेरी को हटाया, चुनाव करवाए और सादिक अल मेहदी ने सरकार बनाई। अल मेहदी साउथ सूडान की समस्या को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने यहाँ की विद्रोही धड़े से बातचीत का दिन भी तय कर लिया था, 18 सितंबर 1989। इस दिन सूडान सरकार और सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट यानी SPLM के बीच बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ब्रिगेडियर उमर अल बशीर ने अल मेहदी का तख्ता पलट कर दिया। बशीर को कट्टर इस्लामी संगठनों और नेताओं का समर्थन था। इसका सीधा मतलब ईसाई बाहुल्य साउथ सूडान में सरकार का दमन बढ़ने वाला था, और यही हुआ। हालांकि बशीर की चुनौती दक्षिण तक सीमित नहीं थी। पश्चिमी सूडान के डारफर में भी विद्रोह पनप रहा था। ये इलाका सदियों तक आज़ाद रहा था। 1916 में ब्रिटेन और इजिप्ट ने इसे सूडान का हिस्सा बनाया। इस इलाके के लोग कभी भी देश को, सूडान को अपना नहीं पाए। कभी अलग पहचान तो कभी पड़ोसी देशों के साथ चल रहे प्रॉक्सी वॉर के चलते उनका मन उचटता गया। इलाके में विद्रोही गुट बने। फरवरी 2003 में उन्होंने सूडान सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बशीर ने उन्हें दबाने के लिए सेना उतारी। इसके साथ बशीर ने जंजावीद का भी सहारा लिया। ये नाम याद रखिएगा, इसका जिक्र आगे भी आएगा। जंजावीद में अलग अलग कबीले के लड़ाकों को शामिल किया गया था। ये 1980 के दशक से सूडान, चाड और आसपास के इलाकों में एक्टिव थे। बशीर की आर्मी और जंजावीद ने मिलकर डारफर के विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। इस अभियान में कम से कम 3 लाख लोग मारे गए, जबकि 25 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा। आप में, हम में से कितने लोगों को सूडान के इस जंग के बारे में पता है, जबकि हम यूक्रेन समेत यूरोप में होने वाली तमाम लड़ाइयों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये प्राथमिकताओं का संकट है। ये ताकत से तय होता है। ये जियोपॉलिटिक्स में आपकी लोकेशन से तय होता है कि आपकी जान की कीमत क्या है और उस पर कितना ध्यान दिया जाएगा। आपकी चमड़ी का रंग कैसा है, आपके देश की GDP कैसी है और उससे कितने लोगों के हित सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि करुणा ऑप्टिक्स से भी उपजती है दुनिया की शक्तियों की। बहरहाल, सूडान पर वापस लौटते हैं। सूडान का उस समय तानाशाह था बशीर। कह रहा था, हम देश विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि बशीर की सेना ने भयानक नरसंहार को अंजाम दिया। कई बरस बाद इसी केस में बशीर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC में मुकदमा भी चलना था। कभी सुनाएंगे वो कहानी। अभी के लिए फोकस सूडान की इंटरनल लड़ाई पर रखते हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको जंजावीद फोर्स का नाम बताया था। शुरुआती दौर में ये काफी बिखरा हुआ था। 2013 में ये संगठित रूप में सामने आया और फिर इसका नाम रखा गया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF। दरअसल बशीर को हमेशा से तख्ता पलट का डर सताता था, क्योंकि वो खुद उसी रास्ते से सत्ता में आया था। इसलिए वो रेगुलर आर्मी के बरक्स वफादारों की फौज बनाकर रखता था, ताकि वक्त पड़ने पर उनकी सुरक्षा कर सके। पर यह उसकी भूल साबित हुई। अप्रैल 2019 में बशीर को सत्ता से बेदखल करने वालों में सेना के साथ साथ ये रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स RSF भी थी।
जब तक बशीर सत्ता में रहा उसने आरएसएफ का इस्तेमाल निजी और दूसरे फायदों के लिए किया। आरएसएफ को सूडान के बॉर्डर पर भी तैनात किया गया। यमन में सऊदी अरब और यूएई की मदद के लिए भेजा गया। 2015 में आरएसएफ को रेगुलर फोर्स का दर्जा भी दे दिया गया और 2 बरस बाद सूडान सरकार ने कानून बनाकर इसे इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर भी मान्यता दे दी। पर आज के दिन आरएसएफ पर चर्चा क्यों? क्योंकि सूडान में चल रहे पूरे झगड़े की जड़ में यही सैन्य गुट है। इस आरएसएफ का मुखिया है जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। उसको लिटिल मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। वो डारफर प्रांत में महारिया कबीले में पैदा हुआ। कहानी चलती है कि बचपन में उसके कबीले पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला किया। इसमें उसके परिवार के 60 लोग मारे गए। इसके बाद उसने जंजावीद में शामिल होने का फैसला किया। जल्द वो बशीर की नज़र में आया और जब आरएसएफ की स्थापना हो रही थी तब दगालो को उसका कमांडर बना दिया गया। जैसे जैसे बशीर के खिलाफ विद्रोह की आशंका बढ़ी वैसे वैसे दगालो का कद बढ़ा। बशीर उसके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करने लगा और उधर दगालो के हिस्से में इस वफादारी के बदले सोने और तेल की खदानें आने लगी या कुएं आने लगे। इस तरह दगालो के पास बेहिसाब ताकत और दौलत आ गई। उसका ख्वाब भी अब बड़ा हो चुका था। 2019 के साल में इस ख्वाब की झलक दुनिया ने देखी। सूडान में बशीर के खिलाफ प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ। लोकतंत्र की मांग ने जोर पकड़ी। शुरुआती दौर में दगालो की आरएसएफ ने प्रदर्शनकारियों पर हमले किए पर प्रोटेस्ट नहीं रुका। इसके बाद आरएसएफ ने बशीर से सपोर्ट खींच लिया। फरवरी 2019 में सूडान की सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ऐलान किया कि बशीर कुर्सी छोड़ रहे हैं, पर इसके उलट बशीर ने इमरजेंसी लगा दी, प्रांतीय सरकारों को भंग कर दिया, मिलिट्री लीडर बिठा दिए। इसके बावजूद विरोध नहीं थमा तो बशीर ने आखिरी कार्ड खेला। कहा कि इस टर्म के अंत तक रहने दो, अगले चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा। पर जनता भुलावे में आने के लिए तैयार नहीं थी। 6 अप्रैल 2019 को प्रदर्शनकारी मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच गए। वहां सेना ने उनके ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया। फिर 11 अप्रैल को खबर आई कि बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगस्त 2019 में उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सौंप दिया गया और यहाँ उसके खिलाफ वॉर क्राइम और दूसरे अपराधों के लिए मुकदमा अभी भी चल रहा है। बशीर की गिरफ्तारी के बाद सूडान में क्या हुआ? एक अस्थायी सरकार बनाई गई, सोवरेनिटी काउंसिल। इसमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरफ के नेताओं को शामिल किया गया। सिविलियन वाले हिस्से में बहुत सारी पार्टियां मिली थी। इसका नाम था फोर्सेज ऑफ फ्रीडम एंड चेंज, FFC। सोवरेनिटी काउंसिल का मुखिया सेना के जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान को बनाया गया। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अब्दुल्ला हमदोक प्रधानमंत्री बने। सब ने तय किया कि 2023 में चुनाव कराए जाएंगे। पहले 21 महीनों के लिए बुरहान को सरकार चलानी थी, फिर 18 महीनों तक FFC को मौका मिलना था। इसके बाद चुनाव की बारी आती, लेकिन वो दिन आता उससे पहले ही FFC में मनमुटाव शुरू हो गया। कुछ धड़े आरोप लगाने लगे कि बलिदान की तुलना में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला और इसी को लेकर अक्टूबर 2021 में 2 प्रोटेस्ट शुरू हुए। एक तरफ के प्रदर्शनकारी मिलिट्री रूल की वापसी की मांग करने लगे, दूसरी तरफ का धड़ा पूरी तरह से सिविलियन रूल लाने की मांग को लेकर अड़ा था। इसी चेतावनी के बीच 25 अक्टूबर को सेना ने प्रधानमंत्री हमदोक को गिरफ्तार किया। सोवरेनिटी काउंसिल को भंग कर दिया गया और इसके बाद मिलिट्री हुंटा की स्थापना की गई। इस हुंटा की कमान सेना के मुखिया बुरहान के पास बनी रही, जबकि आरएसएफ के लीडर दगालो को डिप्टी बनाया गया। मिलिट्री हुंटा ने जल्द से जल्द नया चुनाव कराने का वादा किया था, पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और इसी को लेकर सूडान में लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा दगालो भी अब अलग लाइन लेकर चल रहे हैं। उन्होंने हुंटा की नीति से अलग जाकर आरएसएफ को यमन में लड़ने के लिए भेजा। ऐसे वक्त में जब बुरहान रूस के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तब दगालो लगातार पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। दगालो ने 2021 के सैन्य तख्तापलट को भी कई मौकों पर गलत बताया। इसके जरिए वो आम लोगों का समर्थन पाना चाहते हैं। वहीं बुरहान का कहना है कि वो सिर्फ चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपेंगे, इसके अलावा किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है कि दगालो और बुरहान में किसका पलड़ा भारी है? दगालो के आरएसएफ में लगभग 1 लाख लोग हैं। उन्हें पश्चिमी देशों के अलावा सऊदी अरब और यूएई का समर्थन मिला है। वहीं बुरहान सूडान के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके पास पूरी सेना है। इसके अलावा उन्हें सूडान का मुखिया होने के नाते इजिप्ट, सऊदी अरब और यूएई का भी समर्थन है। लेकिन यही देश दगालो के पीछे भी खड़े दिख रहे हैं। वक्त पड़ने पर कौन किसके साथ जाएगा अभी नहीं कहा जा सकता। हालिया झगड़े की वजह क्या है? 2 बड़े कारण। पहला, पावर गेम। बुरहान और दगालो दोनों ही सूडान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। दोनों के पास अंदर और बाहर पर्याप्त समर्थन भी है। इसी वजह से वे खुद को एकमात्र नेता मानकर चल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि दोनों ने सत्ता में रहते हुए पर्याप्त संपत्ति बनाई, करीबियों को फायदा पहुंचाया और उन्हें डर है कि अगर सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ी तो उनको नुकसान हो सकता है। दूसरी वजह, द फ्यूचर प्लान। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, बुरहान चुनी हुई सरकार के हाथों में सत्ता सौंपना चाहते हैं, जबकि दगालो का कहना है अभी से ही सिविलियन पार्टियों को मौका दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर दोनों आपस में टकरा रहे हैं। एक मुद्दा आरएसएफ को सूडानी सेना का हिस्सा बनाने से भी जुड़ा है। अभी तय नहीं कि आरएसएफ सेना का हिस्सा बनी तो उसकी कमान किसके हाथ में जाएगी।
इन वजहों से पिछले बरस भी आरएसएफ और सेना के बीच सीधी टक्कर हुई थी। दिसंबर 2022 में उन्होंने आपस में समझौता किया कि दोनों फोर्सेज अपनी अपनी बैरकों में लौट जाएंगी। भविष्य पर फैसला बाद में लिया जाएगा। अप्रैल तक ये व्यवस्था चली, लेकिन पिछले हफ्ते दगालों ने आरएसएफ के सैनिकों को सूडान में अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिया। इससे सेना नाराज हो गई। अभी ये नहीं पता कि पहली गोली किसने चलाई, लेकिन 15 अप्रैल से दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। 16 अप्रैल को 3 घंटे के लिए संघर्ष विराम का ऐलान हुआ, पर इस दौरान भी हिंसा रुकी नहीं। सूडान से ताज़ा अपडेट क्या है? मुख्य लड़ाई राजधानी खार्तूम में चल रही है। डारफर और दूसरे प्रांतों में भी छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। सूडानी डॉक्टर्स यूनियन के मुताबिक अभी तक 100 से ज़्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। मिलिट्री हुंटा के मुखिया बुरहान ने आरएसएफ को भंग करने की बात कही है। आरएसएफ के हेड दगालों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगी है। पूरे सूडान में स्टेट टीवी और रेडियो बंद चल रहा है। दोनों पक्ष स्टेट टीवी, एयरपोर्ट और प्रेसिडेंशियल हाउस पर कब्जे की फिराक में है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, रूस और यूनाइटेड नेशंस ने हिंसा बंद करने की अपील की है। सूडान में भारत के दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए खास हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और जरूरतमंद लोगों को इस पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। इन सबके बीच सूडान में एक बार फिर लोकतंत्र की वापसी पर ग्रहण लग गया है, जिसके हाल फिलहाल में छटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।